हेलो एवरीवन, इट्स अ सेकंड लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और इनहेरिटेंस को समझने के लिए मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो मेंडल है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इन्होंने गार्डन पीपे यानी कि जिसे हम पाइसम सेटाइवम बोलते हैं उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। आपको पता होना चाहिए गार्डन पी पे, और इसका साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी। आपको पता होना चाहिए पाइसम सेटाइवम। ठीक है, देन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स 1856 से लेकर 1863 तक कंडक्ट किए थे। ठीक है, यानी कि 7 साल लगातार उन्होंने काम किया था किस पे, गार्डन पी पे, इनहेरिटेंस को समझने के लिए। ठीक है, आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन उन्होंने अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया था 1866 में एक मैगजीन के अंदर। ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक उनका जो ये वर्क था इनहेरिटेंस का वो क्या रहा, अनरिकग्नाइज्ड रहा। ठीक है, बाद में कुछ साइंटिस्ट थे 1900 में उन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया कि मेंडल जो उस टाइम पे बोल रहे थे वो सब सही था। ठीक है, वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे जिन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर किया था, हगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिश वॉन शेरमैक। ठीक है, ये 3 नाम अगर आपको लर्न रहे तो ठीक है, अगर ना रहे तो भी ठीक है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था और उसी टाइम पे क्या है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने बेसिकली पी प्लांट की 7 वेराइटीज़ पे काम किया था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स, यानी कि अगर एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ होगा, यानी इंटरमीडिएट हाइट का कोई सीन नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ एक फ्लावर पर्पल है तो दूसरा प्योर वाइट होगा। ठीक है, बीच का इंटरमीडिएट कलर नहीं है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, उन्होंने पाइसम सेटाइवम को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसको हम गार्डन पी और स्वीट पी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो गार्डन पी या फिर जो स्वीट पी है उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, और ये एक ऐसा प्लांट है, ये सेल्फ पॉलिनेशन करने वाला प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था क्लिस्ट्रोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में बंद रहते हैं, यानी कि क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के ही चांसेस हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के उनके अंदर कोई चांसेस नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को स्टडी करना, ऑब्जर्व करना क्या था, ईजी था। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं आप उनके एक्सपेरिमेंट की थी। ठीक है, अब देखते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने कौन कौन से लिए थे। उन्होंने स्टडी की थी सीड शेप की। ठीक है, सीड शेप में जो राउंड वाला है वो डोमिनेंट है, जो रिंकल है वो रिसेसिव है। ठीक है, इस साइड बेसिकली सारे के सारे डोमिनेंट लिखे गए हैं, यहाँ पर सारे के सारे रिसेसिव लिखे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, सीड शेप, राउंड क्या है, डोमिनेंट है, रिंकल क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, देन सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। फ्लावर कलर में पर्पल इज डोमिनेंट, वाइट इज रिसेसिव। सीड शेप में इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव। पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सिल इज डोमिनेंट, टर्मिनल इज रिसेसिव, एंड स्टेम लेंथ में टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव। तो ये थे सारे उसके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं उनके एक्सपेरिमेंट की 2-3 और बातें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सक्सेस के क्या रीज़न थे।
जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे ना वो सक्सेस हुए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया था, ठीक है। तो उनके रीज़न देखते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के क्या क्या रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया था, यानी कि उन्होंने पाइसम सेटाइवम को सिलेक्ट किया था, जिसको ग्रो करना भी ईजी था, जिसका जो लाइफ साइकिल है वो भी क्या था, शॉर्ट था, और ये एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को, यानी कि बहुत सारे F1 प्रोजेनिस को क्या करता था, प्रोड्यूस करता था, ठीक है। देन मैनी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर थे, जैसा मैंने आपको बताया, या तो टॉल ही होगा या ड्वार्फ ही होगा, ठीक है। बीच का कोई इंटरमीडिएट हाइट का कुछ सीन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। देन उसने जो भी पेरेंट्स लिए थे वो ट्रू लाइन्स के थे, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग के लिए थे, मीन्स होमोजाइगस थे, या तो कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले उसने नहीं लिए थे, ठीक है। दैन कंट्रोल्ड पोलिनेशन, उसने क्या किया था, उसने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे उसके कंट्रोल में थी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या कर सकता था, डिज़ायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकता था, ठीक है। उसके अलावा उसने लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने थोड़े से प्लांट्स लिए हों या थोड़े से सीड्स लिए हों जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा के और छोटे से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या था, रिज़ल्ट दे दिया हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। उसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स की स्टडी की थी, ठीक है। देन उसने क्या किया था, जो भी उसके रिज़ल्ट आए थे उनको केयरफुली क्या था, रिकॉर्ड की फॉर्म में रखा था, उनकी एनालिसिस की थी, ठीक है। अब देखते हैं उनका जो ये वर्क था ये इतने सालों तक अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा। उसके कई रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न है पब्लिश इन अ लेस नॉन जर्नल, उन्होंने अपने काम को एक ऐसे जर्नल में पब्लिश किया था जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा पढ़ी जाती थी, बहुत ही कम लोग जिसके बारे में जानते थे, ठीक है। लैक ऑफ प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन, उसने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रमोट नहीं किया और दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी क्या है, कम्युनिकेशन नहीं की, ठीक है। वर्क और शेडेड बाय अदर्स, इसका मतलब है कि जो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे न्यू ऑर्गेनिज्म और एवोल्यूशन की स्टडी करने के बारे में, ठीक है। उनका इनहेरिटेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी नॉट एप्रिसिएटेड, जो मेंडल ने मैथमेटिक टूल्स का यूज़ किया था जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है, वो क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे, तो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था, ठीक है। नो सपोर्टिव एविडेंस फॉर साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के लिए इसके पास कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं था, ठीक है। अब सपोर्टिव एविडेंस होता भी क्यों, क्योंकि देखिए वो बात किसकी कर रहा था, वो क्रोमोसोम्स की बात कर रहा था, है ना। क्या वो क्रोमोसोम का कोई एविडेंस उनको दे सकता था, बिल्कुल भी नहीं। वो इनहेरिटेंस की बात कर रहा था, तो इनहेरिटेंस का वो क्या ही प्रूफ देता उनको, है ना। देन रीडिस्कवर्ड लेटर, ये मैंने आपको बताया 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इनके काम को रीडिस्कवर किया था, ठीक है। और क्या हुआ था, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया था, क्योंकि इन्हीं 3 साइंटिस्ट ने बताया कि मेंडल की जो स्टडी थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो ये तो था मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था उसमें स्टेप्स कौन कौन से इंक्लूडेड थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 2 पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया था जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के थे, ठीक है। बेसिकली होते तो इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने क्या था, ओनली 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी, ठीक है। आप बोल सकते हैं 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स की स्टडी करी थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट किया उन्होंने 2 पी प्लांट्स को। उसके बाद क्या किया, इमास्कुलेशन, यानी कि एंथर को रिमूव कर दिया एक प्लांट से, और कौन से प्लांट से किया था, जो उसको फीमेल पेरेंट के फॉर्म में चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसने डिज़ायर्ड पोलिनेशन करवाई, यानी कि जो करैक्टर उसको चाहिए थे ना, डिज़ायर्ड करैक्टर, उनका क्या कर दिया, उन्हें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कर दिया इस प्लांट के ऊपर फ्रॉम द मेल पेरेंट से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
कलेक्शन और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जो उसको बाद में सीड्स मिले, जो हाइब्रिड सीड्स मिले उनको कलेक्ट कर लिया और उनका जर्मिनेशन करवाया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। अब उसने लॉज कौन कौन से दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। चलिए उनके लॉज की बात करते हैं, ठीक है। लॉज को समझने से पहले मैं आपको हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना चाहूँगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है दो पेरेंट्स के बीच में, जहाँ पर हम सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं हम एक करैक्टर की स्टडी कर रहे होते हैं जिस क्रॉस में, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, यानी अगर हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स प्रेजेंट है तो एक करेक्टर डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर, ठीक है। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड, और अपने आप को हाइब्रिड में एक्सप्रेस करेगा, जबकि जो दूसरा है वो रिसेसिव की फॉर्म में ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक क्रॉस की हेल्प से समझते हैं। पहले मैं आपको अलग से क्रॉस समझा देती हूँ थोड़ा सा, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब सपोज मैंने क्रॉस करवाया कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अब जो हाइब्रिड बना कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक है। ये वाला पेरेंट टॉल है, ये वाला ड्वार्फ है। जो इनकी F1 जनरेशन बनी, ठीक है, वो कैसी बनी, वो टॉल बनी, यानी कि वो इसके अकॉर्डिंग बनी, ठीक है। यानी कि जो ये वाला जो कैपिटल टी है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कैसी सिचुएशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या है, दोनों के दोनों जो अलील्स है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी कि ये टोल था, ये भी टोल है, तो एक्सप्रेशन किसका हुआ, एक्सप्रेशन इसका हुआ ना। प्रेजेंट तो छोटा वाला भी है, लेकिन ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहाँ पे जो डोमिनेंट है वही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा हाइब्रिड के अंदर, या फिर बोल सकते हैं वही डोमिनेट करेगा, और जो दूसरा वाला है जिसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि वो हाइब्रिड के अंदर प्रेजेंट तो होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम आइए इसकी स्टडी करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेसिकली दोबारा से। इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए थे ना हमने, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था ना F1 में, तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का जो पेयर है उसमें एक करेक्टर डोमिनेट करेगा, जैसा आपने देखा कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर, और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हाइब्रिड के अंदर, ठीक है। वाइल द अदर रिमेन्स रिसेसिव, जबकि जो दूसरा वाला है वो रिसेसिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्रॉस बताया था, सिर्फ F1 जनरेशन तक ही बताया था। रियल में देखिए क्रॉस कैसे होता है। ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है कैपिटल टी, यहाँ पे हम हाइट को एज अ करेक्टर मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ड्वार्फ पेरेंट है स्मॉल टी, इनका हमने आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है। जो F1 जनरेशन बनी, यानी कि जो इनका हाइब्रिड बना, वो कैसा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कैसा होगा, जो टॉल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे क्या है, टॉल होंगे विद कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इनकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग यानी कि इनका सेल्फ पोलिनेशन करवाया आपस में ही। ये भी मैं आपको थोड़ा अलग से बता देती हूँ। अब इसको इरेज करते हैं। देखिए कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी से हमारे पास क्या आई थी,
F1 जनरेशन आई थी, कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है। अब क्रॉस के बाद हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो हो सकता है इसके साथ ये आए, यानी कि कैपिटल टी, एक मिनट, यानी कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी आए। दूसरा हो सकता है इसके साथ ये आए, यानी कि आई एम सॉरी, पहले फर्स्ट वाले को ही कंप्लीट कर लेते हैं। हो सकता है इसके साथ ये आए, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। आप डोमिनेंट को ही क्या आगे रखेंगे। देन फोर्थ कॉम्बिनेशन बन सकता है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये आपके 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल अपीयरेंस। अगर आप इनकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है और ये वाला भी टॉल है, यानी 3 कैसे हैं, 3 टॉल हैं। और अगर हम ये वाला देखें, ये कैसा है, ड्वार्फ है। अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये 3 तो सेम है, 1 डिफरेंट है, तो क्या होगा 3:1, ये होगा इसका फिनोटाइप। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा अलीलिक कम्बिनेशंस उनके अंदर प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम क्या बताते हैं, जीनोटाइप बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैपिटल टी, ठीक है, ये फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है। सेकंड कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी। थर्ड कॉम्बिनेशन है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अगर हम देखें कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी आर 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं और जो स्मॉल टी हैं वो 1 है, यानी कि जो रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्रॉस की। देखिए, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, इनका क्रॉस कराया। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, इनकी क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग से क्या है, हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बने। वही 4 कॉम्बिनेशंस आपको इस टेबल में दिए गए हैं, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया, आप वहाँ से भी बता सकते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको आप एक टेबल की फॉर्म में भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा आपने कैपिटल टी, यहाँ पे लिखा स्मॉल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी यहाँ पे लिखा, एक लिखा आपने यहाँ पे स्मॉल टी। एक मिनट, यहाँ पे आप क्या है, मेल्स एंड फीमेल को शो करेंगे, ठीक है। ये कैपिटल टी यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ पे, कैपिटल टी यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट है ना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी के साथ, यानी कि क्या होगा, कैपिटल टी होगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। देन स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ, तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप क्या है, सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप निकाल सकते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये वाला टोल है, ये वाला भी टोल है, ये वाला भी टोल है, ठीक है। तो 3
टॉल एंड 1 इज़ ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशो क्या हुआ 3:1, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जीनोटिपिक की, तो जीनोटिपिक क्या होगा कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी रेशो स्मॉल टी एंड ओवरऑल रिजल्ट इज़ 1:2:1, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बहुत समझा चुकी, ये आपको टेबल दी गई है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और ये किस चीज़ की है, ये यहाँ पे दोबारा से क्रॉसिंग करी थी ना, सेल्फिंग करी थी, तो ये कौन सी जनरेशन आई है, सेकंड जनरेशन आई, बेसिकली F2 जनरेशन आई, ठीक है। ये आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी बताए गए हैं। और नीचे लिखा गया है जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट एलील है टॉल के लिए, जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ के लिए रिसेसिव एलील है, जो कैपिटल टी है वो होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा और ये होमोजाइगस ड्वार्फ होगा, ठीक है। देन टॉल प्लांट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जो ड्वार्फ प्लांट है वैसा दिख रहा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, जब हेट्रोजाइगस टॉल को आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी 3:1, यानी कि 3 टॉल होंगे और 1 होगा ड्वार्फ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाद में डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। देखिए आपको पता है मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, मियोसिस के टाइम पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब सपोज़ मैं बात कर रही हूँ, मैं मियोसिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सेल लिया, इसके अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, मैं बोल रही हूँ मैं एक सेल ले रही हूँ जिसमें क्या है एक होमोजाइगस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कैपिटल टी प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या है होमोजाइगस पेयर प्रेजेंट, और ये मैंने एक ही क्यों लिया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ एक ही करैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कराऊंगी, मुझे इसके अंदर मियोसिस करानी है। अब मियोसिस से पहले क्या होगा, पहले तो इनको डुप्लीकेट करवाना पड़ेगा क्रोमोसोम को, है ना। मैंने इन क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करवाया, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज़ आवर सेकंड क्रोमोसोम। यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको ये कल भी बताया था, यही क्या है कॉपी होते हैं, है ना। तो कॉपी होने के बाद क्या है दूसरे वाला भी सेम ही बनता है ना। तो भी ये कहाँ पे प्रेजेंट है, उसी सेल के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेशन हुई, डुप्लीकेशन के बाद क्या होगा, सेल डिवीज़न के बाद मियोसिस 1 हुई। सपोज मैं मियोसिस 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, 2 सेल्स बनेगी, एक सेल ये, एक सेल ये। जो फर्स्ट वाली सेल है उसमें क्या आया, एक क्रोमोसोम आया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी कैपिटल टी आया, यहाँ पे भी कैपिटल टी आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 से क्या होगा, 2 से 4 सेल्स बनेंगे ना, तो अब 4 सेल्स बना देते हैं इनके, 1 2 3 4 सेल्स बने। सबके पास क्या आया, एक एक क्रोमोसोम, या बोल सकते हैं एक एक सिस्टर क्रोमेटिड आई, ठीक है। ये दो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस्टर क्रोमेटिड हैं क्योंकि ये एक क्रोमोसोम से बनी है। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस्टर क्रोमेटिड हैं क्योंकि ये एक क्रोमोसोम से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, कैपिटल टी आया, यहाँ पे कैपिटल टी आया, यहाँ पे कैपिटल टी आया, कैपिटल टी आया, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आई जस्ट वांट टू से कि मियोसिस के टाइम पे जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो नॉर्मली हमारे सेल में जो ये 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स है तो एक दूसरे की ही कॉपी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स नहीं है, सॉरी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील्स नहीं है, लेकिन हैं तो अलील्स ना।
तो क्या करते हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो दोनों अलील्स हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो एक अलील होगा वो दूसरे अलील से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, सो दैट हर एक गैमेट के पास एक ही करैक्टर को, एक ही ट्रेट को शो करने के लिए एक ही अलील आए, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, डुप्लीकेशन हुई, ठीक है। डुप्लीकेशन के बाद क्या हुआ, सेल डिवीज़न हुई, मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। मियोसिस 1 में ये क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद जब फर्दर मियोसिस 2 हुई तो हमारे पास जो 4 गैमेट्स बने सबके पास क्या है, सिंगल सिंगल ही आए, सिंगल अलील्स आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई वांट टू से। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, अब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो अलील्स होते हैं किसी जीन के वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे के, सो दैट जो हर एक गैमेट है उसमें एक ही अलील आए दोनों में से, ठीक है। ये क्या करता है, ये गैमेट्स की प्योरिटी को भी मतलब डिफाइन करते हैं, इसलिए इस लॉ को बोला जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लॉस, ठीक है। देन होमोजाइगस पेरेंट में क्या है, सिमिलर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है उसमें क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सपोज होमोजाइगस पेरेंट है कैपिटल टी, तो इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, मियोसिस 1 में कैपिटल टी मतलब, ठीक है। मियोसिस 2 में कैपिटल टी, यानी कि होमोजाइगस में सारे के सारे जो गैमेट्स बने वो कैसे हुए, सेम हुए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा, सपोज ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। वैसे तो ये पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन मैं आपको पेयर्स में दिखा नहीं रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको वो डायग्राम में समझा चुकी हूँ, ठीक है। 50% कैपिटल टी बनेंगे, 50% ये स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बनेंगे। तो ये बताया गया है कि हेट्रोजाइगस में क्या है, डिफरेंट काइंड्स के क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। आप देख सकते हैं कैपिटल टी वाले भी हैं और स्मॉल टी वाले भी हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। डाईहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, इन्वॉल्विंग 2 पेयर्स ऑफ करेक्टर, यानी कि हम सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे बस हम हाइट का ही ट्रेट ले रहे थे, हाइट का ही करेक्टर ले रहे थे, सॉरी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम 2 चीज़ों का करेक्टर लेंगे। फर्स्ट पेयर हम ले रहे हैं सीड की शेप का, सीड की शेप में मैंने आपको बताया था राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। तो ये एक पेयर ले लिया हमने, दूसरा पेयर ले लिया हमने स्टडी करने के लिए सीड का कलर, ठीक है। येलो वाला डोमिनेंट है, ग्रीन वाला रिसेसिव है। अब देखिए हमने 2 पेरेंट्स लिए, होमोजाइगस पेरेंट ही लेने हैं। क्यों, क्योंकि मेंडल ने होमोजाइगस पेरेंट से ही क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। यहाँ से क्या हुआ, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आई, ये F1 जनरेशन आई, ठीक है। ये बेसिकली इनका हाइब्रिड आया। हम इसके अंदर क्या कराएंगे, इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। ये हमने सेल्फिंग करवाई। अब सेल्फिंग के बाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुछ टाइप्स के गैमेट्स बने हैं। ये गैमेट्स कैसे बने हैं, तो आइए मैं आपको गैमेट्स बनाना सिखा देती हूँ। देखिए आपके पास 2 पेयर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के, ये मैंने कौन सी ली है, मैंने F1 जनरेशन ली है, जिसके बीच में हम क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेसिकली बस आप वैसे गैमेट बनाने के लिए ये समझिए कि हमें फर्स्ट वाले कैरेक्टर को दूसरे के साथ लिंक करना है, ठीक है। सपोज मैंने सबसे पहले कैपिटल R लिया, मैं इसको लिंक कर रही हूँ कैपिटल Y के साथ एंड स्मॉल y के साथ, तो 2 गैमेट्स तो यहाँ पे बन गए,
कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये तो था, मैंने कैपिटल वाले को लिंक कर दिया, अब मैं लिंक करूँगी स्मॉल वाले को। ठीक है, यानी कि स्मॉल आर है मेरे पास, मैंने इसको कैपिटल वाई के साथ लिंक किया एंड स्मॉल वाई के साथ लिंक किया, और ओवरऑल क्या हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास गैमेट्स बन गए। ये था बहुत ही इजी सा तरीका गैमेट्स बनाने का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया गैमेट्स कैसे बनते हैं। अब गैमेट्स बनने के बाद क्या है, आपको वही क्रॉस दिखाया गया है जो मैंने आपको F1 उसमें समझाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, बस क्या है, अब की बार जो गैमेट्स हैं वहाँ पे दो दो हैं। ठीक है, यहाँ से कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो टोटल क्या आया ओवरऑल, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, देन जब हमने इसका क्रॉस कराया यहाँ पे तो हमें ये देखने को मिला, जब हमने इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो हमें ये देखने को मिला, जब हमने इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो हमें ये देखने को मिला। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखेंगे, आप इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, इसके साथ करवाएंगे, इसके साथ, और आपको ये सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आप इसको क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, आपको ये सारे फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे, ये सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन आपको इसको क्रॉस कराना है इन सब के साथ, तो क्या है, आपको ये सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जो आपका फिनोटाइपिक रेशो आता है वो क्या है, देखिए हम देखें तो फिनोटाइप्स यहाँ पे 4 तरीके के ही बन सकते हैं। या तो बन सकता है राउंड येलो, ठीक है, या बन सकता है राउंड ग्रीन, तीसरे टाइप का बन सकता है रिंकल्ड येलो, चौथे टाइप का बन सकता है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बताए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अब आइए इनको काउंट करते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको ये लर्न होनी चाहिए, आप हर बार काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको इसलिए काउंट करवा रही हूँ। ठीक है, राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितने हैं, 9 हैं। तो क्या हुआ, राउंड येलो कितने आने चाहिए, 9 आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है राउंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3, तो 9:3। उसके बाद रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 3, तो 3, एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, सिर्फ 1, तो ओवरऑल क्या आया, 9:3:3:1। ठीक है, यही आपका फिनोटाइपिक रेशो है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जीनोटाइपिक रेशो की, तो जीनोटाइपिक रेशो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस बने हैं। ठीक है, हमें देखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सारी चीज़ बेसिकली आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो चलिए हम काउंट ही करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई अगर हम देखें तो कितने हैं, एक ही प्रेजेंट है ना। अगर हम देखें कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड ये रहा दूसरा। ठीक है, तो ये भी कितने प्रेजेंट है, 2 ही प्रेजेंट हैं। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा। ठीक है, तो ये भी कितना है, एक ही प्रेजेंट है। उसके बाद है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए एक तो ये है, एक ये है, कितने देखने को मिले, 2 देखने को मिले। अगर आप इनको सबको फाइंड करेंगे तो आपके सामने एक रेशो आएगा। ठीक है, ये रेशो आपको लर्न होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप हर बार क्रॉस करके निकालने नहीं बैठेंगे। ठीक है, 1:2:1, 2:4:1, 1:2:1। ठीक है, उसके बाद आता है
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बहुत इजी लॉ है, ठीक है। व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ करेक्टर्स, जब एक से ज़्यादा करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी क्रॉस में, तो जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, उनको एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये किस पे बेस है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे बेस है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू, नहीं हम स्टार्टिंग से बात करते हैं ना, ये हमने पेरेंट्स लिए थे क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक जो अलील है, सॉरी जो एक जीन है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, यानी कि जो शेप वाला जीन है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ये कलर वाला जो जीन है ये किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगा। यानी कि देखिए आपने गैमेट्स देखे थे, 4 टाइप के थे। F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं, एक तो RY था, कैपिटल R कैपिटल Y, देन कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R था, और स्मॉल y था, ठीक है। ये हमने 4 टाइप्स के गैमेट्स देखे थे। अब देखिए कैपिटल R को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जो ये Y वाला है ये किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि कैपिटल R और जो ये कलर वाला जो जीन है ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कैपिटल R है उसके साथ कैपिटल Y आया है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल R के साथ स्मॉल y है, यहाँ पे स्मॉल r के साथ कैपिटल Y है, यहाँ पे स्मॉल r के साथ स्मॉल y है। यानी कि इन सबको एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे इंडिपेंडेंटली क्या है, असॉर्ट करते हैं एक दूसरे से। यानी कि इंडिपेंडेंटली क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या है, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं।